आप देख रहे हैं 3 बजे 3 बड़ी खबर। मैं हूं आपके साथ काजल ठाकुर। 3 बजे में 3 बड़ी खबरें आपको बताएंगे और शुरुआत करते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी बीजेपी के बीच में कांटे की टक्कर इस समय लगातार चल रही है। दोनों ही पार्टियां जमीन पर खुद को लगातार साबित करने में जुटी हुई हैं। बीजेपी और टीएमसी के स्टार प्रचारक लगातार रैलियों और रोड शो में अपनी पूरी ताकत झोंक रहे हैं। आज बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष यानी देश के गृह मंत्री असम में एक और पश्चिम बंगाल में उनकी 2 रैलियां हैं। वहीं ममता बनर्जी चोटिल होने के बाद पुरुलिया में 2 रैलियां उनकी भी हैं। वहीं एक रैली को संबोधित करते हुए ममता ने कहा कि हमारी सरकार ने बंगाल में विकास के लिए सभी मोर्चे पर काम किया है। उन्होंने कहा कि तेल और गैस के दाम बढ़ाकर लगातार केंद्र की सरकार लोगों पर अत्याचार कर रही है। इससे पहले झारग्राम में अमित शाह ने कहा कि आदिवासियों के सर्टिफिकेट बनाने में जो भ्रष्टाचार होता है उस पर हमारी सरकार लगातार बनने के बाद रोक लगाएगी। दोनों ही पार्टियां अपने नेताओं की रैलियों और रोड शो में भारी भीड़ जुटने का दावा करते हैं। बीजेपी तो भीड़ को ही परिवर्तन का संकेत लगातार करार दे रही है। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि क्या राजनीतिक पार्टियां शक्ति प्रदर्शन से बंगाल में बढ़त बनाने की कोशिश कर रही हैं। 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों में इस बार सबसे ज्यादा बात जो है वो पश्चिम बंगाल चुनाव की हो रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के बीच में हो रही कांटे की टक्कर, ये इस समय सबसे ज्यादा चर्चा का विषय है। चुनाव लड़ रही दूसरी पार्टियां बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस के प्रचंड प्रचार अभियान के सामने बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही हैं। इसके बाद सवाल उठ रहा है कि क्या बीजेपी और तृणमूल कांग्रेस इसी शक्ति प्रदर्शन के सहारे सत्ता तक पहुंचना चाहते हैं। और बहस में शामिल होने के लिए हमारे साथ 2 खास मेहमान इस समय जुड़ गए हैं। वीरेंद्र सिंह सोलंकी बीजेपी का पक्ष रखेंगे। वीरेंद्र जी बहुत स्वागत है आपका। और सनी सिंह को टीएमसी का पक्ष रखेंगे। आपका भी बहुत स्वागत है। वीरेंद्र जी, पहला सवाल मेरा आपसे ही होगा, क्योंकि जिस तरीके की ताबड़तोड़ रैलियां लगातार हो रही हैं और हर रोज हो रही हैं, बीजेपी के स्टार प्रचारक जो है वो लगातार वहां पर पहुंच रहे हैं। क्या इसी प्रचार के जरिए, क्या इसी शक्ति प्रदर्शन के जरिए अपनी ताकत को पार्टी दिखा रही है? इसमें कोई शंका ही नहीं होनी चाहिए। यही एक जरिया है हिंदुस्तान में या किसी तंत्र में कि जनतंत्र की जितनी भारी भीड़ होगी उतना ही उत्साहवर्धन होता है, वोटर का भी और सपोर्टर का भी, और विपक्षी पार्टियों का मॉरल डाउन होता है। और अभी टीएमसी की बात आप कर रही थी, टीएमसी तो बुझते हुए चिराग की तरह, जैसे चिराग बुझने से पहले बहुत तेज रोशनी देता है, उस तरह का प्रयास ममता जी का चल रहा है। कभी वो नाटक करती है कि मुझ पर हमला हो गया, कभी कुछ करती है, कभी कुछ करती है, कड़वे बोल बोलती हैं, शेर को घायल अब झेला नहीं जाएगा, और ये वो तो इस तरह की है, बुझते हुए दीपक की तरह है ममता बनर्जी। और 200 से अधिक सीटें आनी है, कोई शंका नहीं है, कोई भ्रम नहीं है। पूरा देश नहीं, पूरा विश्व इस बात को नोटिस ले रहा है। और बहुमत वाली सरकार 2/3 मेजॉरिटी आनी है, इसमें कोई भ्रम नहीं। सिर्फ बातों के जरिए वीरेंद्र जी, सिर्फ बातों के जरिए 200 सीटें, बातों के जरिए कैसे? आप देखिए, आप स्वयं भी आकलन कर सकते हैं, आपके पास भी तमाम सूचनाएं रहती हैं। इतना बड़ा नेशनल चैनल है आपका ये, कि वहां लगभग सारी उनके भाई भतीजे ही शेष रह गए। लगभग सारे लोग छोड़ के, चूंकि उनकी तानाशाही से बहुत दुखी थे, प्रदेश बड़ा परेशान था। देखा ना आपने, आयुष्मान योजना को लागू नहीं होने दिया, लोग परेशान हैं, बीमारी में लाभ नहीं ले पा रहे उसका। आपने देखा वहां के बंगाल के किसानों का हाल, 6,000 रुपए साल के, जब से वो सत्ता में आई है तब से रुक रखे, उस योजना को लागू नहीं होने दिया। तो उनसे वो कुंठित है अपने आप में इस वक्त, और एक अजीब सी पीड़ा का वो मुझे लगता है कि अनुभव कर रही हैं। हाँ। तमाम किसान परेशान है, तमाम मजदूर परेशान है। कोरोना में भी बुरा हाल था, वहां भी वो सेवा नहीं कर सकी और उसमें भी राजनीति करती। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। आऊंगी आपके पास। सनी सिंह जी, एक बुझते हुए चिराग की स्थिति हो गई है टीएमसी की, ये बीजेपी का कहना है।
सनी जी मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? हाँ बोलिए। हाँ, पा रहे हैं। बोलिए। ये टीएमसी पश्चिम बंगाल में कौन सी स्थिति में है, वहाँ का जनता बेहतर समझती है। और 10 साल के सरकार में जिस तरीके से वहाँ की जनता और सरकार का काम और कार्य संस्कृति घर घर तक पहुंचा है, और उसी से हम कह सकते हैं कि आज बंगाल में बाकी समान विचारधारा वाला दल का समर्थन अगर ममता जी को प्राप्त हो रहा है, टीएमसी को प्राप्त हो रहा है, तो इसी कहाँ काम की कहाँ प्राप्त हो बदौलत- रहा है? कहाँ प्राप्त हो रहा है? बीजेपी का तो कहना नंदीग्राम में ही टीएमसी डरी हुई है, नंदीग्राम में ही ममता बनर्जी डरी हुई है। टीएमसी और ममता दीदी कहीं पर भी डरी हुई नहीं है। हाँ। सभी सीटों पर आगे रहेगी। इसीलिए बंगाल में टीएमसी को, ममता दीदी को कि बुझते हुए चिराग की तरह कहना उनके लिए तो हम ये कह सकते हैं कि आज अगर जो है कई सांसदों को, केंद्रीय मंत्रियों को विधानसभा में उतारा जा रहा है, तो ये कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए पश्चिम बंगाल में उम्मीदवार खोजना भी दिक्कत हो गया है। तो इसीलिए यह साझी आदमी समझ सकता है। ठीक है, जब ठीक है, विधानसभा का ठीक है। चुनाव आप हो एक रहा है। आपका जवाब लेती हूँ वीरेंद्र जी, क्योंकि सांसदों तक को टिकट दिया गया है पश्चिम बंगाल के चुनाव में, यानी साफ है कि जो स्थानीय नेता हैं बीजेपी के पास नहीं है, इसीलिए वहां पर सांसदों को उतारा गया है। देखिए, हाँ। इसमें मेरा केवल एक ही कहना है कि ये परपाटी सैकड़ों बात पुरानी है। ये कोई नई बात नहीं है कि एमएलए को एमपी लड़ाना और एमपी को एमएलए लड़ाना। कोई राज्य ऐसा नहीं है अछूता, कोई पार्टी ऐसी अछूती नहीं है कि जहां ये क्रम दशकों से जारी नहीं है। कांग्रेस में इस तरह के खूब प्रक्रिया है, टीएमसी में भी मैं समझता हूँ वहां का पूरा रिकॉर्ड मेरे पास अवेलेबल नहीं है। तो वो तो राजनीतिक पार्टी, उसका अपना निश्चय किसको लड़ाना है किसको नहीं लड़ाना है। एमपी को एमएलए लड़ाना है, आवश्यकता है तो लड़ाना है। एमएलए को नहीं MP वीरेंद्र लड़ाना जी, है, सवाल ये इसलिए है, सवाल ये इसलिए है, एक मिनट मेरा सवाल सुनिए आप। ये सवाल इसलिए क्योंकि जो स्थानीय जनता होती है वो वहां के लोगों को देखती है कि अगर उनके ये बीच बाहर के, के लोग नहीं अगर हैं। एक मिनट, अगर उनके बीच के लोग हो, जो जमीन से जुड़े हुए लोग हों, अगर वो हों तो ज्यादा अच्छा असर जनता पर पड़ता ये है। जो सांसद बने, ये सुप्रिया और बाकी सब लोग जिनको दे रहे हैं, हाँ वो सरकार ठीक है, को, ये लोकल नहीं जो है, वो वहाँ ठीक के है, वहीं सभी के तो बड़े सांसद नेता होते हैं। हो। नहीं वो आपकी बात ठीक है, वो वहीं के बड़े नेता हैं और वहीं पर अच्छी पैठ भी रखते हैं। लेकिन कुछ एक जो पब्लिक की नजर में होता है वो ये है कि सांसदों को टिकट दिया गया है क्योंकि छोटे नेता नहीं थे वहां के, वो ये नहीं, पब्लिक की नजर में और विपक्ष की नहीं, नजर में नहीं, ऐसा है। आप, हाँ आप यहाँ आपको भ्रम है। हाँ। आपको भ्रम है कि कार्यकर्ता अब इतना होशियार हो गया है, देश का युवा इतना समझदार हो गया है कि कोई, वो सब जानते हैं ये तो पार्टी की अपनी रणनीति, युद्ध कैसे लड़ेगी वो। और रहा कम्युनिस्ट का मामला, रहा टीएमसी का मामला, रहा कांग्रेस का मामला, ये डूबते हुए जहाज है। जैसे डूबते हुए जहाज तक चूहे नहीं भागते। अक्सर सुनिए कहावत आपने, ऐसे इनके सैकड़ों हजारों लोग, लाखों कार्यकर्ता हमारे पास आ गए और हमें रोकना पड़ा, एंट्री रोकनी पड़ी बीच में। तो यशवंत सिन्हा को तो नहीं रोक पाए ना। यशवंत सिन्हा अपने आप में स्वयं वो रिटायर्ड है, अब अपनी लाइफ से भी रिटायर्ड। मतलब वो टीएमसी में चले गए, वो टीएमसी में चले गए तो रिटायर्ड हो गए, अब वो टीएमसी में चले गए तो रिटायर्ड हो गए। कहावत आपने सुनी है कि चूहे को कत्तर मिल जाए तो बजाज बन बैठता है। हाँ। यशवंत सिन्हा को एक बार उसे मिनिस्टर बनाया, सब कुछ बनाया। अब ओल्ड एज में जहां बीजेपी में रिटायर की है, 70, 72, 74 कर दी है, अब एक टोटली रिटायर लोग हैं, इनका कहीं कोई यूज नहीं है। ये अपना नाम अखबार में छपाने की हैसियत है। वैसे भी हिंदुस्तान में ओल्ड एज होने के बाद में कहते हैं कि अरे भाई बुजुर्ग पागल हो गया है, मेंटली डिसेबल्ड हो गया, तो वो उस श्रेणी में आते हैं, उनका कोई वजूद नहीं है। उनके पास का एक मतलब जब तक वो पार्टी में थे, एक मिनट वीरेंद्र वीरेंद्र मेरी आप बात सुनिए, जब तक वो पार्टी में थे तब तक वो तो ठीक है, अगर वो टीएमसी में चले जाते हैं तो वो आपके लिए यूजलेस हो जाते हैं, कोई उनका यूज नहीं था। बहुत पुराना किस्सा हो गया, उन्हें बरसों गुजर के इस पार्टी से गए हुए। हाँ। नहीं, बरसों गुजर। कभी एक समय था वो दिग्गजों में गिने जाते थे। एक समय था जब यशवंत सिन्हा दिग्गजों में गिने जाते थे, वो भी समय था एक।
ये बीजेपी का ही सीना था इतना चौड़ा हाँ। कि हर कार्यकर्ता को सम्मान देना और सामान्य आदमी को भी मिनिस्टर प्राइम मिनिस्टर बना देना। बाकी एक एक दो लोगों की पार्टी, एक परिवार की पार्टी में संभव ही नहीं। कांग्रेस हो वो राहुल और सोनिया के पीछे है, टीएमसी पूरी ममता के पीछे है। ये सब लोग जो एक एक परिवार के, एक एक घर की पार्टियां, एक एक आदमी की पार्टियां हैं। बाकी अगर संगठन नाम की कोई चीज है और राष्ट्रीय भाव अगर किसी संगठन में है तो वो केवल भारतीय जनता पार्टी, केवल भारतीय जनता पार्टी। और उसका भाई एग्जाम्पल है, खुली आंख से बगैर चश्मे के देखा जा सकता है कि इतनी भारी बहुमत, लोकसभा में 325 सीट है, इतने प्रदेशों में भाजपा की सरकार, तो ये सब सबूत है। ये अभी आप ताजा आपने देखा ही है, गुजरात का जो चुनाव हुआ अभी लोकल, उसमें चारों पश्चिम बंगाल का बाकी है, अभी पश्चिम बंगाल का बाकी है। पश्चिम बंगाल बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे, आसाम भी बहुत अच्छी तरह से जीतेंगे, और केरल में भी बहुत अच्छा बहुमत आएगा। ये तो नहीं कहता मैं, क्योंकि भाजपा वाले अनर्गल बातें नहीं। ममता दीदी कमजोर नहीं है वहां पर। ममता, वीरेंद्र जी, पश्चिम बंगाल में ममता दीदी कमजोर नहीं है। मुझे लगता है कि चुनाव का रिजल्ट 2 मई तक पागल ना हो जाए कहीं। उनको हमारे यहाँ यूपी में बड़ी अच्छी जगह है, आगरा नहीं है। वीरेंद्र जी आप एक चीज मत भूलिए, वीरेंद्र जी आप एक चीज मत भूलिए कि साम दाम दंड भेद सब कुछ ममता दीदी अपना रही है, कमजोर नहीं है वो। इसीलिए तो मैंने कहा ना, बुझता हुआ चिराग है, जैसे दीपक बहुत तेज रोशनी देता है बुझने से पहले। हाँ। ममता जी का वही हाल है। और जो कम्युनिस्ट अन्य राज्यों में कांग्रेस और कम्युनिस्ट एक दूसरे के विपरीत है, इसी देश के अंदर आज वो हाथ में ला रहे, सीटों का बंटवारा कर रहे। ये सत्ता की लोलुपता नहीं तो और क्या है, ये गंदगी और भ्रष्टाचार नहीं तो और क्या है। भाजपा का ऐसा कृत्य नहीं होता। ठीक है, एक रिएक्शन सनी जी से लेंगे। अगर सनी जी, अगर उनका कहना है अगर बीजेपी की सरकार आती है तो जो भ्रष्टाचार है पश्चिम बंगाल का वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा, जो कटमनी वाली बातें लगातार बीजेपी की तरफ से कही जाती हैं। हम तो ये कहना चाहेंगे हाँ। कि जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य है, वहाँ पर चाहे मध्य प्रदेश की बात कहें, चाहे आसाम की बात कहें, या गुजरात की, या अन्य जहाँ कहीं भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, वहाँ के कंपेरिजन अगर पश्चिम बंगाल की सरकार की बात करेंगे तो भ्रष्टाचार अपने आप कहाँ पर ज्यादा हो रहा है, ये आंकड़ा गूगल के सामने, सबके सामने, जनता के सामने है। हम तो ये बात कहते हैं कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके से सारे काम पर सरकार के द्वारा ली जाने वाले निर्णय पर, कार्यक्रम पर स्वयं ममता जिस तरीके से निगरानी होती है, मॉनिटरिंग होती है, जिसके बदौलत जनता तक हर कार्यक्रम पहुंचता है, हर योजना पहुंचता है, लाभ ले पाते हैं वहाँ की जनता। यही कारण है कि आज राज्य के अंदर में जहाँ चुनाव प्रचार हो रहा हो, कहीं पर भी आप अगर किसी जनता से प्रतिक्रिया देखते हैं तो ये बात कहते हुए दिखाई देते हैं कि ममता दीदी की सरकार में हमको पला पला लाभ मिला है, सूचना मिला है जो सरकार। सनी जी एक सवाल का मेरे जवाब दीजिए। सनी जी एक सवाल मेरा है, क्योंकि ममता दीदी इस समय व्हील चेयर पर बैठकर प्रचार कर रही हैं लगातार, और आगे भी उनके कार्यक्रम तय हो चुके हैं कि वो व्हील चेयर पर बैठकर ही प्रचार करेंगे, लेकिन बीजेपी इसको ड्रामा बता रही है। हमारा कहना है कि राजनीति प्रतिद्वंदिता अलग चीज है, लेकिन संवेदना, मानवीय संवेदना बहुत बड़ी बात है। हाँ। पर ये जो है भारतीय जनता पार्टी का यही चाल, चेहरा और चरित्र है कि मानवीय वेदना तो दरकिनार करते हुए आज ममता दीदी छोटिल है, आज व्हील चेयर में प्रचार करी है, तो उनको जिस शब्दों से अलंकृत कर रहे हैं यही उनका परिचय है। ठीक है, देखते हैं उनका परिचय क्या होगा। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। देखते हैं उनका परिचय क्या होगा। तो आज जिस तरीके की रैलियां हैं, अमित शाह भी वहां पर हैं और ममता दीदी भी व्हील चेयर पर प्रचार बैठकर कर रही हैं। छोटा सा ब्रेक यहां पर लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं, आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना।
और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़ आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। तो एंटीलिया केस की जांच कर रही एनआईए की ओर से गिरफ्तार किए गए पुलिस अफसर सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है। मुंबई पुलिस ने सोमवार को सचिन वाजे की गिरफ्तारी के कारण उन्हें सस्पेंड कर दिया है। फिलहाल सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में हैं। उन पर एंटीलिया केस का सूत्रधार होने का आरोप है। और आपको यह भी बता दें कि सचिन वाजे की गिरफ्तारी तकरीबन 12 घंटे तक चली, लंबी पूछताछ के बाद हुई। हालांकि एनआईए सूत्रों के मुताबिक 66 एनकाउंटर का सेहरा सिर पर बांधे सचिन वाजे इस साजिश के अकेले सूत्रधार नहीं हैं, बल्कि अभी कई और पुलिस वाले इसी केस में शामिल हो सकते हैं। शनिवार दोपहर तकरीबन 11:30 बजे से लेकर रात 11:30 बजे तक की अगर बात करें तो मुंबई में एनआईए दफ्तर में सचिन वाजे से लगातार पूछताछ हो रही थी और इस पूछताछ के दौरान एनआईए ने सचिन के सामने कुछ ऐसे पुख्ता सबूत रखे जिसके बाद सचिन ने इस साजिश में शामिल होने की बात कबूल कर ली, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि वो इस साजिश का एक मोहरा भर है। एनआईए सूत्रों के मुताबिक सचिन की गिरफ्तारी की 2 सबसे बड़ी वजह अहम मानी जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो वजह बनी वो 2 गाड़ी जिसका इस्तेमाल 25 फरवरी को एंटीलिया केस में किया गया था। जिस स्कॉर्पियो में 20 जिलेटिन स्टिक और धमकी भरा खत लिखा गया था, वो स्कॉर्पियो दरअसल 17 फरवरी से सचिन वाजे के पास थी। एनआईए ने इसका सबूत भी हासिल कर लिया है, जिसके बाद सचिन वाजे की गिरफ्तारी हो चुकी है। तो एंटीलिया केस में लगातार एनआईए जांच कर रही थी। सचिन वाजे को गिरफ्तार कर लिया गया है और सस्पेंड भी कर लिया गया है। गिरफ्तार किए गए पुलिस अफसर सचिन वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है उनके पद से। मुंबई पुलिस ने सोमवार को सचिन वाजे की गिरफ्तारी के कारण उनको सस्पेंड किया गया। फिलहाल सचिन वाजे 25 मार्च तक एनआईए की हिरासत में हैं। उन पर एंटीलिया केस का सूत्रधार होने का आरोप लगा है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि वो अकेले इसमें शामिल नहीं थे। और सत्यप्रकाश सोनी संवाददाता हमारे साथ फोन लाइन पर इस समय मुंबई से जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, सबसे बड़ा खुलासा हुआ है। एक तो बड़ी बात कि सचिन वाजे को गिरफ्तार किया गया, दूसरी बड़ी बात उनको उनके पद से सस्पेंड कर दिया गया है। अपडेट क्या है इस मामले में? देखिए, जिस तरह से एंटीलिया के बाद जो कार मिली थी उसको लेकर लगातार जांच कर रही, इस दौरान मनसुख हिरेन की मौत के बाद मामला बिल्कुल गर्मा गया। और वहीं एक के बाद एक जो जिस तरह से एनआईए ने परत खोली है वो कहीं कहीं चौंकाने वाला। अब जिस तरह से मात्र 24 घंटे के अंदर सचिन वाजे की गिरफ्तारी और उनके बाद उनका सस्पेंशन ऑर्डर आने के बाद सियासी हलचल बिल्कुल तेज हो गई है। अभी करंट जानकारी इस तरह से मिल रही है कि अभी जो मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष के पद पे है उनको तुरंत जो है मुख्यमंत्री ने तलब किया। हालांकि लगातार बैठक चल रही। वहीं दूसरी अहम जानकारी मिल रही है कि शायद महाराष्ट्र में सियासी हलचल के चलते गृह मंत्री की पोस्ट जो है वो चली जा सकती है, इस तरह की जानकारी मिले। हालांकि लगातार इस पर शरद पवार और तमाम जो बड़े नेता है मंथन चल रहा है।
सचिन वाजे ने ये बात कबूली है कि वो इस मामले में शामिल थे, लेकिन साथ ही ये भी कहा है कि वो अकेले नहीं है जो कि इस केस में शामिल थे, और भी कई पुलिस वाले हो सकते हैं। क्या लग रहा है, कौन कौन हो सकते हैं और कितने हो सकते हैं? कोई खुलासा अब तक हो पा रहा है? देखिए, सिर्फ मुंबई पुलिस की बात नहीं है, इसमें सचिन वाजे ने एनआईए को साफ तौर पे कह दिया कि ये हमने शिवसेना के दो बड़े नेताओं के कहने के आधार पर किया। तो जाहिर तौर पर मुंबई की जो सियासी हलचल है वो कहीं न कहीं तेज होने वाली है। हालांकि एनआईए ने इस पूरे मामले पर अभी जानकारी नहीं दी है। एनआईए ने यह भी कहा कि सचिन वाजे ने इस तरह का स्टेटमेंट जरूर दिया, लेकिन उन्होंने अब तक नाम नहीं बताया है। तो जाहिर तौर पर कहीं न कहीं बड़ी महाराष्ट्र की जो राजनीति है उसमें काफी बड़ा उथल पुथल देखने को मिल सकता है। 66 एनकाउंटर हैं जो कि कर चुके हैं सचिन वाजे। एक तमाम बड़ी उपलब्धियां हैं जो कि वो अपनी जिंदगी में, अपने करियर में हासिल कर चुके हैं, लेकिन ये दाग बहुत बुरा हो सकता है। जी बिल्कुल, जाहिर तौर पर जिस तरह से लगातार सचिन वाजे को जिम्मेदारी दी गई है, हालांकि सीआईओ में जब वो रहे हैं, जब से वो आए हैं तब से लगातार अर्नब गोस्वामी या जो आर भारत चैनल था उसको लेकर जो तमाम टीआरपी वाला मामला था उन्होंने ही खोला, उन्होंने ही तमाम इससे बड़े अहम खुलासे किए। उसके बाद से लगातार जिस तरह से उनके कामों को सराहा जा रहा था, लेकिन जिस तरह से अंबानी के घर के बाद जो कार मिली उसके बाद तमाम चीजें जो है देखते गए। ऐसे में सचिन वाजे की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि जिस तरह से सचिन वाजे ने कुछ अपने स्टेटस में लगाया था कि जब मेरी 2004 में जब मेरी नौकरी थी, वो तभी मेरी 17 साल की नौकरी थी। उस वक्त मुझे में बड़ा मनोबल भी था और मेरे पास नौकरी भी थी, लेकिन इस वक्त मेरे पास न वो नौकरी है न वो बल है। तो जाहिर तौर पर अब कहीं न कहीं ऊपर जाने का वक्त आ गया है। तो ये तमाम इशारे जो कहीं न कहीं ये बताते हैं कि किसी बड़े प्रेशर में या फिर किसी बड़ी मुसीबत से जूझ रहे थे। सत्य प्रकाश, यहाँ पर इतना तो साफ हो जाता है, क्योंकि जितने अभी तक सबूत सामने आए हैं और पूछताछ में जितने खुलासे हुए हैं, यहाँ पर इतना तो लगभग साफ हो जाता है कि पुलिस प्रशासन और शिवसेना के कुछ नेता, इनकी मिली भगत थी। जाहिर तौर पर ये बातें बिल्कुल स्पष्ट हो चुकी है कि मुंबई पुलिस के अलावा तमाम जो बड़े नेता हैं उनका भी इससे पूरी तरह संलिप्तता। हालांकि नेताओं की अगर बात करें तो उन्होंने साफ तौर पर कह दिया शिवसेना के दो बड़े नेता हैं जिनके इशारे पर उन्होंने इस काम को अंजाम दिया है। यानी कि सचिन वाजे की जो संलिप्तता है वो भी स्पष्ट हो गई है कि सचिन वाजे ने किया जरूर है, लेकिन कितना कुछ किया है और किसके इशारे पे किया, इस बात का खुलासा अभी होना बाकी है। एक बात और है कि मुंबई पुलिस, ये कोई पहला मामला नहीं है कि सवालों के घेरे में है। सत्य प्रकाश, इससे पहले भी कई ऐसे केस हो चुके हैं जब लगातार मुंबई पुलिस पर सवाल उठते रहे हैं, चाहे वो जांच को लेकर हो या फिर सुशांत केस को लेकर हो या फिर कई ऐसे सुसाइड के मामले हैं एक्ट्रेस को लेकर हो। हमेशा मुंबई की जो पुलिस है सवालों के घेरे में रही है, कुछ ना कुछ ऐसा होता ही होता है। देखिए, यही राजनेता एक तरफ मुंबई पुलिस को स्कॉटलैंड की पुलिस से तुलना करते हैं, वहीं दूसरी तरफ यही नेता मुंबई पुलिस को बदनाम करने में भी कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। जिस तरह से सुशांत के मैटर को लेकर लगातार 6 महीने तक सीबीआई, एनसीबी, ईडी ने जांच किया, उसके बाद जो खुलासे हुए वो कहीं न कहीं निराशाजनक हुए। हालांकि किसी तरह का कोई बड़ा खुलासा नहीं किया गया। इस बात को लेकर मुंबई पुलिस की लगातार खिचड़ी हुई थी, लेकिन जिस तरह से लगातार अब देखा जा रहा है कि सचिन वाजे के मामले में तमाम एक के बाद एक बड़े अहम खुलासे हो रहे हैं, तमाम सुराग मिल रहे हैं, गाड़ियां बरामद की गई, जिलेटिन बरामद किया गया, फिर 2 ड्राइवरों को जो हिरासत में लिया गया, उसके बाद अन्य तमाम लोगों को जो लगातार पूछताछ जारी है। सीआईओ के 2 अधिकारी आपने देखा होगा कि सुबह खुद जो है एनआईए दफ्तर पहुंचे थे, उनसे भी अब तक पूछताछ जारी है। तो तमाम बड़े अहम खुलासे इस मामले में हो रहा है। हालांकि ये भी बताया जा रहा है कि मुंबई पुलिस की जो कार्यशैली है वो थोड़ी अलग जरूर है, लेकिन इस बार क्या कुछ सामने आता है वो इस पर लोगों की निगाहें हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो पुलिस वाजे को सस्पेंड कर दिया गया है उनकी गिरफ्तारी के बाद। और अब तीसरी बड़ी खबर आपको बताते हैं। देश में एक बार फिर से कोरोना वायरस का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। महाराष्ट्र समेत देश के 9 राज्यों में कोरोना संक्रमण की लगातार रफ्तार बढ़ती जा रही है। सरकार को भी चिंता है, स्वास्थ्य विभाग को भी चिंता है, और इसको लेकर देश में कोरोना संक्रमण के प्रसार को फैलने से रोकने के उपाय लगातार किए जा रहे हैं। इसके तहत देश में एक बार फिर से होली के त्योहार से पहले कोरोना की पाबंदियां लौट आई हैं। दरअसल महाराष्ट्र में कोरोना वायरस बेकाबू लगातार होता जा रहा है। इसके चलते राज्य के कई जिलों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। साथ ही केरल, तमिलनाडु, पंजाब, मध्य प्रदेश, दिल्ली, गुजरात, कर्नाटक और हरियाणा में भी कोरोना लगातार बढ़ता जा रहा है। नागपुर से आज से हफ्ते भर का संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है।
जो कि 21 मार्च तक लागू रहेगा और इस दौरान सिर्फ आवश्यक सेवाओं को ही छूट दी गई है। कर्नाटक में भी संक्रमण लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है। राज्य के सीएम बीएस येदियुरप्पा ने लोगों को सख्त चेतावनी दी है और कहा है कि अगर सहयोग नहीं किया गया तो फिर लॉकडाउन जैसे उपाय करने पड़ेंगे। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो यहां पर बढ़ते मामलों को लेकर सरकार पूरी सख्ती बरत रही है, जिसमें नाइट कर्फ्यू लगाने पर विचार लगातार किया जा रहा है। महाराष्ट्र के पुणे में रात को 11 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और इसके अलावा पंजाब के मोहाली, जालंधर, होशियारपुर, कपूरथला, पटियाला, फतेहगढ़ साहिब और लुधियाना में भी नाइट कर्फ्यू लगाया गया है। मुरारी संवाददाता मुंबई से इस समय हमारे साथ फोन लाइन पर ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ चुके हैं। मुरारी, मुंबई में कोरोना को लेकर क्या हालात है, सबसे पहले अपडेट बताइए क्योंकि सबसे बुरे हालात वहीं पर हैं। जी का बिल्कुल सही कहना है। आज के जो आंकड़े आए हुए हैं उससे मानो कि महाराष्ट्र सरकार पूरी तरह से दहल चुकी है, क्योंकि जो आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे हैं। चाहे कोरोना पॉजिटिव केस हो या फिर कोरोना के चलते मरने वालों का आंकड़ा। महाराष्ट्र की अगर बात करें काजल, तो 7 से 8 ऐसे जिले हैं जो पूरी तरह से कोरोना की चपेट में आ चुके हैं। महाराष्ट्र के नागपुर में जहां पूरी तरह से संचार बंदी यानी लॉकडाउन लगा दिया गया है, वहीं पुणे में भी रात 11 बजे से 6 बजे तक सख्ती बरती जा रही है। औरंगाबाद, अहमदनगर, पुणे की बात करें, सतारा, नासिक, पुणे की, तो यहाँ भी प्रतिदिन जो ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो देश में एक बार फिर से कोरोना की लहर लौट आई है, जिसके चलते स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है और सरकार की भी। 3 बजे 3 खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए एएनबी न्यूज। नमस्कार।